आज हमारे साथ है कांग्रेस लीगल सेल के चेयरमैन और साथ के साथ ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लास फेडरेशन के राष्ट्रीय कानूनी सलाहकार। क्योंकि अभी मोदी सरकार ने जनगणना को लेकर, एक जातिगत जनगणना को लेकर अभी घोषणा की है और लगातार लाल बहादुर खोवाल जी वरिष्ठ अधिवक्ता इस पर भी लगातार काम करते हैं। लगातार इन्होंने भी मांग उठाई, तो इनसे जानते हैं। लाल बहादुर जी, ये बताएं कि जो एक इन सरकार ने जातिगत जनगणना की घोषणा की है, इसको लेकर आप क्या कहें? प्रवीण जी, अभी परसों ही बीजेपी सरकार ने जातीय जनगणना की जो घोषणा की है, मैं उसका स्वागत करता हूं सबसे पहले तो। लेकिन मैं एक बात जरूर इसमें कहूंगा कि हम लोगों की ये चिर परिचित मांग थी। कई वर्षों से मैंने तो इवन इसके लिए कोर्ट में भी पिटीशन लगाई थी कि ये करवाई जाए, लेकिन बहुत लंबा समय लिया। बीजेपी ने भी सत्ता में आने से पहले इस तरह की बातें कही थी। हमारे रक्षा मंत्री ने भी घोषणा की थी इस चुनाव से, पिछले चुनाव से पहले, कि हम जातीय जनगणना कराएंगे, परंतु बीजेपी की जो मंशा थी वो जातीय जनगणना कराने की नहीं थी। लेकिन पिछले दिनों से राहुल गांधी जी, जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता प्रतिपक्ष है पार्लियामेंट में, उन्होंने बाकायदा पार्लियामेंट में ये मांग उठाई और मंचों पे भी, आम पब्लिक में भी उन्होंने कहा कि हमारी सरकार अगर आएगी तो हम जातीय जनगणना कराएंगे। और इवन राहुल गांधी जी ने यह भी कहा कि इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के 9 जजों के संवैधानिक बेंच का जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करने के बारे में 1993 में जो फैसला आया था, जिसमें इंदिरा साहनी के केस में 50% की कैप लगा दी थी कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता, उसके लिए भी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने ये कहा कि हम उस कैप को भी हटाएंगे, 50% कैप को हटाएंगे, जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हम भागीदारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी हम करेंगे। ये बाकायदा उसने ये पब्लिकली भी और पार्लियामेंट में भी, जो प्रॉपर प्लेटफॉर्म जो होता है वो पार्लियामेंट होती है, वहां बीजेपी सरकार से मांग की और ये कहा या तो आप करवाइए, नहीं तो हमारी सरकार आएगी तो हम कराएंगे। और मजे की बात ये रही कि तेलंगाना में जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनी तो राहुल गांधी जी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी कि हमारा ये एजेंडा है, हमने इसको मैनिफेस्टो में भी डाला है कि हम कास्ट सेंसिस करवाएंगे, तो इसलिए अब जातीय सर्वे करवाएं। और तेलंगाना में बाकायदा मुख्यमंत्री ने एक रोल मॉडल पेश किया, वहां बड़ी प्रॉपर तरीके से, एक लीगल तरीके से, एक्सपर्ट लोगों की राय लेके, आम जनता की राय लेके वहां जातीय सर्वे करवाया गया और रिजर्वेशन भी वहां पे बढ़ाया गया। जो रिजर्वेशन की रेशो थी, पहले वहां 21% रिजर्वेशन होता था, अब आई थिंक 43% रिजर्वेशन वहां दिया गया और 63% वहां पॉपुलेशन बैकवर्ड की पाई गई। और वो रोल मॉडल बार बार राहुल गांधी जी देश में लोगों को, बीजेपी से मांग कर रहे थे कि आप तेलंगाना के अकॉर्डिंग ही आप जातीय जनगणना करवाएं और आम लोग, जो पिछड़े लोग हैं, जो इनकी बहुत चिर परिचित मांग है, वो पूरी की जाए। इवन राहुल गांधी जी ने यह भी कहा कि ये हमारी सरकार की भी कमी रही है, उसने ये माना, लेकिन मैं वो कमी पूरी करूंगा। क्योंकि आपको बता दूं कि 1931 के बाद जातीय जनगणना नहीं हुई, देश की आजादी से पहले हुई, तब 52% रिजर्वेशन का आंकड़ा आया था और उसी के अकॉर्डिंग मंडल कमीशन ने 52% बैकवर्ड को रिजर्वेशन देने की रिकमेंडेशन की थी। लेकिन इंदिरा साहनी के केस की 50% की कैप की वजह से केवल बैकवर्ड को 27% आरक्षण दिया गया। लेकिन उसके अलावा भी तमिलनाडु और केरल और कुछ स्टेट में वहां स्पेशल सर्कमस्टांसिस का हवाला देकर के वहां रिजर्वेशन 27% से ज्यादा भी दिया गया है वहां पे। इसी रोल मॉडल के तहत राहुल गांधी जी ने यह बात उठाई जब बीजेपी को यह दिखा कि यह बहुत बड़ा मुद्दा देश के अंदर बनता जा रहा है, आम आदमी ये चाहता है, तब जाकर के उन्होंने परसों ये जातीय जनगणना की बात की। लेकिन अभी भी हमें आशंका है कि जातीय जनगणना के साथ साथ वो ये भी डिक्लेयर करें और जातीय जनगणना भी वो प्रॉपर सही तरीके से, मैं तो कहता हूँ ऑल पार्टीज
मीटिंग बुला करके उसमें एक कमेटी बना करके भी उसको कैसे सही तरीके से सही आंकड़ा कैसे आए, उसमें उसमें सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक हर तरीके का सर्वे होना चाहिए, ताकि प्रॉपर तरीके से हर आदमी का ये पता चल सके कि कौन आदमी कितनी कितनी उसकी कमाई है और किसका क्या स्टेटस है, ये भी उसके अंदर आना चाहिए। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लास फेडरेशन, जिसका मैं राष्ट्रीय कानूनी सलाहकार हूं, उसके हमारे चीफ जस्टिस रिटायर्ड जस्टिस वी ऐश्वर्या जी, जो कि इसके राष्ट्रीय चेयरमैन हैं, जस्टिस वीरेंद्र यादव जी, हमारे हंसराज जांगड़ा जी, वो इसको चलाते हैं। हम समय समय पर इसकी मांग करते रहे हैं और हम इसके लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाते रहे हैं, और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में हमारी इसी वजह से हमारी बैकवर्ड की मांग पूरी नहीं होती थी, क्योंकि ऑनरेबल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हमेशा ये कह करके हमारी पिटीशंस में कोई हमें रिलीफ नहीं देते थे, कि वो कहते थे कि हमारे पास कोई भी फ्रेश आंकड़ा नहीं है जातीय जनगणना का। 1931 के बाद कोई जनगणना नहीं हुई थी। कांग्रेस पार्टी ने, ये भी मैं एक मजे की बात बता रहा हूं, कांग्रेस पार्टी ने 2011 में जातीय सर्वे करवाया था, लेकिन उसका आंकड़ा बाहर नहीं किया। 11-12 की ये बात है, क्योंकि उसमें भी जब बीजेपी की सरकार आई तो उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ये कहा गया कि ये प्रॉपर आंकड़ा नहीं लिया गया, हम दोबारा से इसका जातीय जनगणना करवाएंगे। परंतु बीजेपी ने 11 साल इसमें निकाल दिया। पिछड़ा वर्ग को, शोषित वंचितों को, गरीबों को, ईडब्ल्यूएस को, चाहे वो सभी जातियों के 36 बिरादरी के लोगों को इस बात का नुकसान 11 साल से उठाना पड़ रहा है। अगर ये 11 साल पहले ये जातीय जनगणना हुई होती तो उसमें एससी, बीसी, ईडब्ल्यूएस, अल्पसंख्यक सभी को बेनिफिट मिलता, जिसको जो राइट मिलता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें राइट दिया है। आर्टिकल 15(5) में स्पेसिफिक ये दिया गया है कि हमें एजुकेशन इंस्टीट्यूट में भी, प्राइवेट इंस्टीट्यूट में भी ये रिजर्वेशन मिलना चाहिए। उसका भी बीजेपी ने, कोई भी अभी जो जातीय जनगणना करा रहे, उसके अंदर इस चीज का खुलासा होना चाहिए था। बाकायदा ये भी उसके अंदर आनी चाहिए कि हम इस तरह से हमारा तरीका जातीय जनगणना करवाने का होगा। ये नहीं किया गया, तो ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लास इसकी डिमांड करती रही है। इसके अलावा हमारे सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो भी इसकी मांग करते रहे। इसके अलावा अभी जो हमारे राष्ट्रीय ओबीसी डिपार्टमेंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बना है अनिल जैन जी, वो भी एक सोशल एक्टिविस्ट है, वो भी इसकी मांग उठाते रहे हैं। इसके अलावा और भी हमारे जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो इसकी मांग करती रही है, और वो मांग भारतीय जनता पार्टी 11 साल के बाद आज उन्होंने किया, वो भी आधा अधूरा, ये पूरा नहीं है, इसको हम पूरा नहीं मानते, लेकिन जितना किया उसके लिए हम उसका धन्यवाद भी करते हैं। लेकिन इसको क्लैरिफाई किया जाए, इसको प्रॉपर किया जाए, तब जाकर के हम ये मानेंगे। क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि जातीय जनगणना कराना, एक तरह से जब किसी आदमी को कोई चोट लगती है तो उसका जो एक्सरे करवाया जाता है, एक्सरे इसलिए करवाया जाता है ये पता चले भी इसको चोट कितनी है, किस मरहम की जरूरत है, कितना इलाज इसको चाहिए, क्या इनको ट्रीटमेंट करना चाहिए, ताकि ये प्रॉपर इनका इलाज हो जाए। जातीय जनगणना कराना ही सब कुछ नहीं है, लेकिन इसके साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई है। ये केवल एक व्यक्ति का एक्सरे है, किसी को चोट लगती है ऐसे एक्सरे है, उसके बाद आपका क्या आपकी लाइन ऑफ एक्शन रहेगी बीजेपी की, ये भी खुलासा होना चाहिए। तब हम मानेंगे कि बीजेपी जो है ना, उनकी मंशा जो है ना साफ है। क्योंकि मैं ये भी बताना चाहता हूं कि आरएसएस का ये एजेंडा है, आरएसएस की मंशा जो है, आरएसएस का जो एक मोटो है वो ये है कि रिजर्वेशन खत्म किया जाए, मनुस्मृति को लागू किया जाए, आरक्षण नाम की कोई चीज होनी नहीं चाहिए। मैं भी कहता हूं ये बात, लेकिन जो एक कॉन्स्टिट्यूशन की एक मंशा है, वो मंशा ये है कि ये चीज तब हो जब सभी जातियां, सभी वर्ग एक पैरेलल, एक समान मुख्य धारा में शामिल हो जाएं, वो विकास श्रेणी में शामिल हो जाएं, फिर रिजर्वेशन की जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन कितने सालों से हमें रिजर्वेशन दिया जा रहा है, परंतु वो लोग जो उनकी पूर्ति होनी चाहिए थी, जो कॉन्स्टिट्यूशन की, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की रिजर्वेशन देने की जो एक मंशा थी, उनका जो एक सपना था कि सभी लोग पैरेलल समानता का अधिकार जो एक है, उसमें मुख्य धारा में समानता के उसमें आ जाए वो सभी लोग, लेकिन आज तक भी वो पूरी नहीं हुई है।
जब पूरी हो जाए तब वो लोग ये कहें, तब वो आरएसएस यूं कहे भी अब सभी जातियां, सभी वर्ग, सभी निम्न वर्ग, सभी एससी, बीसी, ईडब्ल्यूएस, इसमें सभी वर्ग कहूंगा, इसमें 36 बिरादरी के लोग हम कहेंगे कि वो जब पहले उनको बराबर की हिस्सेदारी मिल जाएगी तब कोई रिजर्वेशन की जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन आज तक भी ये हमारे साथ धोखा किया गया है बैकवर्ड के साथ, और अब भी इसमें ये मंशा मुझे साफ नहीं दिखाई दे रही। अदरवाइज तो सरकार को ये बिल्कुल क्लैरिफाई करना चाहिए था कि हमारी आगे का हमारा ये स्टेप बाय स्टेप हम ये काम करेंगे। इसके अलावा मैं एक बात बनाऊंगा कि जस्टिस रोहिणी ने एक कमीशन बनाया था, जस्टिस रोहिणी ने बाकायदा वो रिपोर्ट भी दी, लेकिन सरकार उसको दबा के बैठी है। 2014 के बाद आई थिंक 15-16 में वो कमीशन बनाया था जस्टिस रोहिणी की अध्यक्षता में, लेकिन आज तक भी उस रिपोर्ट को बस्ते में डाल के रखा गया है, उसमें भी, ताकि सभी बैकवर्ड के अंदर, बैकवर्ड विद इन बैकवर्ड, उसमें भी है क्लासिफिकेशन का एक प्रोविजन दिया गया था ताकि रिजर्वेशन भी सब लोगों के समान रूप से मिले। वो अभी तक लागू नहीं किया गया है। बहुत सारी चीजें हैं इसके बीच में। बीजेपी एक कमीशन, एक कमेटी और भी बनाई थी, लेकिन कमेटी का पर्पज कुछ और होता है और वो मोटो कहीं और घुमा देती है। इस तरह से बीजेपी, क्योंकि आरएसएस जब बीच में आती है तो वो प्रॉपर जो मंशा होती है वो पूरी नहीं हो पाती। आरएसएस का एजेंडा ही है कि हम रिजर्वेशन को खत्म करें। तो ये बताएं सर, आजकल प्रदेश में जल संकट बना हुआ है। हिसार, सरसा, फतेहाबाद, आसपास कई जिलों में जो पूरे प्रदेश के लोग पानी को लेकर प्रभावित है, खासकर जो शहरों में लोग रहते हैं, इसको लेकर त्राही त्राही हो रही है। ऐसा जी, हम प्रदेश की बात करें तो पूरे प्रदेश में ही जल संकट चल रहा है, और पर्टिकुलर हिसार की या कुछ डिस्ट्रिक्ट की करें तो वहां तो पानी पीने के लिए भी नहीं है। और ये सारा का सारा जो ये सिचुएशन जो हुई है, ये सिचुएशन जो क्रिएट की है, ये हमारे सरकार, हमारे नेता, शासन प्रशासन की कमी से ये सारा हुआ है। इन चीजों का इंतजाम समय रहते करना होता है। समय पे अगर इसके ऊपर ध्यान दिया जाता तो ये जल संकट नहीं आता। केवल जब लोग त्राही त्राही करते हैं तब सरकार की नींद खुलती है, और तब भी वो पॉलिटिकल भाषण देते हैं। एक्चुअल में जो धरातल पे जो काम करना चाहिए, पानी कैसे लाना, क्योंकि ये नेचुरल रिसोर्स है, इसका इंतजाम ये नहीं कि एकदम से हम कर देंगे, इसको पहले से ही एक सिस्टम बनाना होता है कि भी ये नेचुरल रिसोर्स हैं, इनको हम किस तरह से हम पहले से करें प्रॉपर, ताकि है ना अगर इसकी कमी रहती है तो उसकी पूर्ति कैसे की जाए। अब लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, लोग 1,000 रुपए का टैंकर मंगवा रहे हैं, पानी नहीं मिल रहा है, गरीब आदमी कहाँ से पैसा लाए, उनको बेचारों को खाने की, दाने की तरस रहे हैं। वो दिन में मुश्किल से वो 200-400-500 रुपए बेचारे दिहाड़ी करके कमा के लाते, और वही पैसा अगर पानी के लिए वो यूज कर देंगे तो वो खाएंगे क्या। इतनी महंगाई बढ़ गई है, इतना बुरा हाल है, त्राही त्राही लोग कर रहे हैं, तो इसका समय पे इंतजाम होना चाहिए था। और अभी भी मैं कहता हूं सरकार को इस पे उचित कदम उठाने चाहिए। सर, पहलगांव की जो घटना आपने देखी होगी, 28 लोगों की धड़ाधड़ गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। इसको लेकर यही कहा जा रहा है कि सुरक्षा में एक भारी चूक हुई। तो आप इसको कैसे देखते हैं? ऐसा देखो, हम सोशल मीडिया पे भी और हम टीवी चैनल पे भी देख रहे हैं, जो कुछ निष्पक्ष जो टीवी चैनल्स हैं वो बिल्कुल क्लैरिफाई कर रहे हैं इस चीज को कि इस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान के नाम पे एक वोट बैंक हथियाने की कोशिश करने जा रही थी। उन्होंने कोशिश की, लेकिन वहां के आम बासिंदे और जिन लोगों ने जान गंवाई है, उनके परिजन, उनकी पत्नियां, उनके परिवार के लोग, जिस तरह से वो बोल रहे हैं कि वहां ठीक है, हम ये मानते हैं कि उन आतंकवादियों ने धर्म पूछ करके हत्याएं की, परंतु वो केवल एक देश में आतंक फैलाने का उनका एक तरीका था। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी इसको करना चाहती थी, ये एक बड़ा ही दुख है, हमें बड़ा ये दुखद विषय है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ सोशल मीडिया के जो ऑथराइज उनके अकाउंट है, जो ऑथराइज उनके जो ट्विटर अकाउंट है, जो उनकी फेसबुक अकाउंट है बीजेपी के, उन पे उन्होंने डाला कि जाति नहीं, धर्म पूछ के हत्याएं की गई। ये बड़ा ही दुखद विषय है कि भारतीय जनता पार्टी इसको भी
बुनाने की कोशिश कर रही थी। गनीमत रही कि आदिल हुसैन जैसे महान व्यक्ति, जिसने केवल उन हिंदुओं को बचाने के लिए और ये कहते हुए कि ये हमारे मेहमान हैं, ये हिंदू मुसलमान की बात ना करें आप यहाँ, और ये केवल यहाँ के इंसान हैं, इनकी आप हत्याएं ना करें, ये समझ के ना करें कि ये हिंदू हैं। और उसने किस तरह से उसे एक आतंकवादी की राइफल को भी छीनने की कोशिश की और छीनना चाहा, और उसी रंज के मारे भी हमारे काम में ये मुस्लिम एक बाधा बना हुआ है, उसको 4 गोलियों से शूट कर दिया गया। इस तरह बहुत सारे और भी बेचारे मुस्लिम भाई, उन्होंने बहुत सारे सैकड़ों हिंदुओं की जान बचाई, नहीं तो वो भी जान वहां गंवा बैठते। तो इस बात को भी हमें ध्यान देना चाहिए कि मुस्लिम भाइयों ने हमारी मदद भी की है। ठीक है, वो मारने वाले भी लोग मुस्लिम थे, वो हो सकता है वो पाकिस्तान का कोई ऐसा एजेंडा हो, वो आतंकवादी हैं, हम मानते हैं कि उन्होंने धर्म पूछ करके मारा, परंतु इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। वहां के लोग बेचारे त्राई त्राई कर रहे हैं, उनको बड़ा दुख है, वो कह रहे हैं कि उनको सजा मिलनी चाहिए। अगर पाकिस्तान का इसमें हाथ है तो पाकिस्तान को भी सबक सिखाना चाहिए। वहां के बसिंदे मुस्लिम लोग भी कह रहे हैं, लेकिन इसमें किस तरह से राजनीति की जा रही है, बीजेपी किस तरह राजनीति कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर किया कि आप एक्शन लें, उन आतंकवादियों के खिलाफ एक्शन लें। आप अगर पाकिस्तान का इसमें है तो पाकिस्तान के खिलाफ भी एक्शन लें, हम उसका आपके साथ हैं, हम खड़े हैं। किसी भी कांग्रेसी नेता का ऐसा बयान नहीं आया जिससे कि ये कोई दुर्भावना नजर आती हो, जिसमें ये नजर आता हो कि हम सरकार के साथ नहीं है। बावजूद उसके भी सरकार मुद्दों को भटकाने के लिए असमय पर ऐसे ऐसे एजेंडा लेकर के आते हैं ताकि वो मुख्य एजेंडा को भुला दिया जाए। जैसे कि मैं अगर अभी जो जातीय जनगणना की जो घोषणा की है, ये अच्छा कदम था, परंतु इसकी घोषणा पहले भी हो सकती थी। समय समय पर ये ऐसी घोषणाएं ऐसे समय पे करती है बीजेपी सरकार कि ताकि मेन जो मुद्दा है इसकी भी जरूरत थी, पर मेन मुद्दे से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इसी ऐसी ऐसे समय पर ये ऐसे काम करती है बीजेपी। हर चीज को भुनाती है, हर चीज को मोबिलाइज करती है। मीडिया को के द्वारा किस तरह से ये किया जा रहा है, मोड़ने की कोशिश की जा रही है। और हम उन परिजनों को जब सुनते हैं तो हमारी आंखों में पानी आ जाता है। हमें बड़ा ये लगता है कि देखो क्या बीजेपी कर रही है और क्या वहां पहलगांव में हुआ था। तो इस तरह इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, तुरंत एक्शन लेने की जरूरत है। ये आम जनता की आवाज है। सर, ये अंतिम सवाल, बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी का जो कार्यकर्ता ये चाहता है प्रदेश में संगठन का विस्तार हो, और साथ के साथ अभी तक प्रतिपक्ष नेता नहीं चुना गया है। तो आप क्या मानते हैं? आप पिछले दिनों नए प्रभारी से भी मिल के आए। बिल्कुल, देखो हम 2-3-4 बार मेरी मीटिंग हुई है हमारे प्रभारी से भी, और अभी भी मीटिंग थी हमारी। अभी हमने पूरे प्रदेश में 40 दिन का हमारा एक अभियान भी चल रहा है। संविधान बचाओ सम्मेलन हमारे चल रहे हैं, और ये जो बीच में आतंकवाद का ये मुद्दा बड़ा आ गया, इस करके हमने थोड़ा वो स्लो जूड़ किया। अदरवाइज तो वो जोरों शोरों से चलना था और उसको चलेगा अभी। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है, हमारे लीडर्स भी इस पे बहुत बार बोल चुके हैं कि नेता प्रतिपक्ष बनना चाहिए, संगठन का गठन भी होना चाहिए, परंतु ये शीर्ष नेतृत्व का काम है। हो सकता है उनकी कोई इसमें भी कोई सोच अच्छी होगी, भी डिले करना में भी, क्योंकि उनकी सोच बड़ी है। हम यहाँ नीचे लेवल पे सोचते हैं, वो बड़े लेवल पे सोचते हैं। तो इसमें भी हो सकता है कोई इसका भी कोई मायने होगा कि अभी संगठन नहीं बन रहा, अभी नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया जा रहा। हाँ ठीक है, अगर मेरी पर्सनल पूछो तो ये बनने चाहिए, पर उनकी बड़ी सोच है। वो क्या सोच करके मतलब डिले कर रहे हैं, क्या रीजन होंगे, उसका भी कोई रीजन हो सकता है, ये अलग बात है। तो ये थे अधिवक्ता लाल बहादुर खोबाल। इनका साफ तौर से कहना था जो जन जातिगत जो गणना की जो सरकार ने लागू की है वो इससे पहले कर देनी चाहिए, क्योंकि इससे पहले अगर कर देते तो बैकवर्ड लोगों को काफी लाभ मिलता। और वहीं कांग्रेस जो संगठन को लेकर भी इन्होंने यही कहा है कि वो लगातार
उनके संपर्क में जो प्रभारी से भी मिले हैं लगातार, और प्रदेश भर में संविधान बचाओ के तहत कार्यक्रम भी किए जा रहे। तो ऐसे में यही कहा है कि आगे संगठन का विस्तार भी जल्द होगा। प्रवीण कुमार, हिसार।